क्या शाहरुख खान ने हनी सिंह को थप्पड़ मारा? ये आप मेरी डॉक्यूमेंट्री में सुनेंगे, ये जवाब उसमें मिलेगा। ये मैं यहाँ नहीं बता सकता। जो लोग माफी मुंडी का नाम लेते हैं वो कभी माफी मुंडी में थे भी नहीं। कौन लोग नाम लेते हैं? मैं उनका नाम ही नहीं लेता। कैसा चल रहा है सब कुछ? मेरा नाम निर्भीक दत्ता है और मैं एक मेंटलिस्ट हूँ। एज अ मेंटलिस्ट मैं एक इल्यूजन क्रिएट करता हूँ ताकि मैं किसी का दिमाग पढ़ने या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकूँ, और उसके लिए मैं बहुत सारे टेक्निक्स यूज करता हूँ, इंक्लूडिंग बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर एनालिसिस और साइकोलॉजी के। सो मैंने कुछ टाइम पहले एक बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस का वीडियो निकाला था बादशाह पे। मैंने उस इंटरव्यू को एनालाइज करा था जो कि लल्लल टॉप के चैनल पे आया था। उसके बाद मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला कि मैं हनी सिंह का भी बॉडी लैंग्वेज एनालाइज करूं लल्लल टॉप के इंटरव्यू से। तो आज मैं इस वीडियो में बॉडी लैंग्वेज एनालाइज करूंगा हनी सिंह का। एनालिसिस चालू करने से पहले मेरे लिए बहुत मायने रखेगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो आपने अगर इन दोनों इंटरव्यू को नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि इन दोनों के कपड़े जो हैं ये बहुत एक दूसरे से अलग है। देखिए, जो कपड़े हैं वो एक इंसान के बारे में बहुत कुछ रिवील करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हनी सिंह ने काफी स्टाइलिश सा कपड़ा पहना है, काफी फंकी सा कपड़ा पहना है। उन्होंने शेड्स लगा रखे हैं, एक टी शर्ट है जो काफी स्टाइलिश है और एक शॉर्ट्स है। और अगर देखा जाए तो ये इस इंटरव्यू के लिए काफी फंकी है, काफी स्टाइलिश है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बादशाह को देखोगे, नॉर्मल सा ड्रेसअप लिया है, एक नॉर्मल सा टी शर्ट है, एक नॉर्मल ट्राउजर है। तो ये एक नॉर्मल गेटअप है जो कि एक नॉर्मल इंसान अपने डे टू डे लाइफ में पहनता है। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, या तो बादशाह या उनकी टीम ये चाहते थे कि वो ऑडियंस के साथ ज़्यादा रिलेटेबल लगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा गेटअप लिया है, ऐसा उन्होंने ड्रेसअप किया है जो कि एक नॉर्मल इंसान अपने डे टू डे लाइफ में करता है। और अगर आप पूरा इंटरव्यू भी देखोगे, उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें करी हैं कि लोग उनसे ज़्यादा रिलेट कर पाए। स्विफ्ट और इनोवा से बढ़िया गाड़ी ही नहीं बनी है। तो वो ऐसी गाड़ियों को अच्छा इसीलिए बोल रहे थे ताकि वो ज़्यादा रिलेटेबल लग सके, क्योंकि मेजॉरिटी लोग एक रोल्स रॉयस अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड हनी सिंह जो है उनका एक कमबैक हो रहा है 7 इयर्स बाद, एक काफी टाइम पीरियड के बाद। तो या तो हनी सिंह या उनकी टीम ये चाहती है कि ऑडियंस ये बात समझे कि वो हनी सिंह है, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। वो कोई एरे गहरे नहीं है, एक आम पर्सन की तरह नहीं है, एक आम आदमी की तरह नहीं है। वो हनी सिंह है, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी है। और ये दिखाने के लिए उन्होंने काफी स्टाइलिश सा कपड़ा पहना है ताकि वो क्राउड से या नॉर्मल लोगों से थोड़े अलग दिख सके। तो इससे सिंपली ये पता चलता है कि वो चाहते हैं ऑडियंस को ये समझ आए कि हनी सिंह वापस आ चुका है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी वापस आ चुका है। नहीं किया, मेरी बहुत कैटलॉग है सर, तकरीबन 700-800 गानों की कैटलॉग है मेरे पास। 700-800 अनरिलीज्ड गाने? अनरिलीज है मेरे पास, अनरिलीज है। दैट्स अ बिग नंबर। ग्लोरी के लिए कम से कम आई थिंक 48 गाने बने हैं, जिसमें से 18 सिलेक्ट हुआ। यहाँ पे इंटरव्यूअर एक कमाल का टेक्निक यूज करते हैं जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो कोई भी कॉन्वर्सेशन के वक्त। इस टेक्निक को हम कहते हैं वर्बल रिफ्लेक्शन। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि जब आप सामने वाले से बात कर रहे होते हो तो सिंपली अगर आपको उनसे ज्यादा और इंफॉर्मेशन चाहिए तो लास्ट के सिर्फ फ्यू वर्ड्स जो है आप अपने स्टाइल में रिपीट कर दो। जब आप ऐसा करते हो सामने वाला मजबूर हो जाता है कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो कि उन्होंने यहाँ पे एग्जैक्टली करा। तो यहाँ पे जब हनी सिंह ने बोला मेरे पास 700-800 गानों का कैटलॉग पड़ा है, तो इंटरव्यूअर ने सिर्फ ये बात जो है रिपीट कर दी अपने स्टाइल में। तो उन्होंने बोला आपके पास 700-800 अनरिलीज्ड गाने हैं, दैट्स अ बिग नंबर। 700-800 अनरिलीज्ड गाने? अनरिलीज है मेरे पास, अनरिलीज है। दैट्स अ बिग नंबर। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्टाइल में बात वापस रिपीट कर दी, जिसकी वजह से हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और मिल गया कि उन्होंने ये जो ग्लोरी का एल्बम बनाया उसमें 48 से 48 गानों से वो 18 गानों पे आए। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में पूछा भी नहीं था। तो ये आप अपने डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशंस में भी कर सकते हो। जब आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट के फ्यू वर्ड्स या फ्यू लाइंस जो है अपने स्टाइल में रिपीट कर दो, दैट्स इट। सामने वाला मजबूर हो जाता है कि वो कुछ और इंफॉर्मेशन दे, जैसे यहाँ पे उन्होंने ग्लोरी एल्बम का इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा शेयर कर दिया। और मजा तब आता अगर वो ये सारे टेक्निक्स तब यूज करते जब बादशाह का उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तब हमें और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल सकता था। बाय द वे, अगर आपने बादशाह का बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। मैं कार्ड ऐड कर दूंगा यहाँ पे, तो आप प्लीज जाके चेक कर लेना। क्या क्राइटेरिया रहता है कि ये 48 से 18 का नंबर कैसे आया? क्या किस किस यार्डस्टिक पे हटते गए कि यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता? हाउ डज इट वर्क? देखो ये ग्लोरी तो अब मैं सर बहुत अलग हो चुका हूँ इंसान ना। जो मेरे पहले गाने थे ना उनमें एक शैतानी साउंड थी। तो देखिए, हम जिस तरह से एक क्वेश्चन को आंसर करते हैं वो हमारे बारे में काफी कुछ रिवील कर सकता है। तो यहाँ पे जब उन्होंने पूछा कि क्या क्राइटेरिया रहता है 48 से ये 18 का नंबर जो आप आए हो, कैसे आए हो आप, तो आप देख सकते हो हनी सिंह जो है इस क्वेश्चन को आंसर ही नहीं करते हैं।
वो कुछ और टॉपिक पे बात करने लगते हैं। वो बोलते हैं, अब मैं बहुत अलग हो चुका हूँ, मेरे पहले के गानों में एक शैतानी साउंड आती थी। एक शैतानी साउंड थी। और इस चीज के बारे में पूछा भी नहीं था, बट यहाँ पे वो इस टॉपिक को ले आए और उन्होंने इस क्वेश्चन को आंसर भी नहीं किया। तो जब हम कोई क्वेश्चन को आंसर नहीं करते हैं तो इसका बहुत सिंपल मतलब है, हम अपने तक कोई इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये पूछा था कि क्या क्राइटेरिया है जो आप फॉलो करते हो अपने गाने सिलेक्ट करने के लिए। उन्होंने आंसर नहीं किया इस क्वेश्चन का। मुझे ऐसा लगता है कि हनी सिंह जो है अपने ये जो क्राइटेरिया है गाने सिलेक्ट करने के, वो ये टेक्निक्स या ये क्राइटेरिया या जो भी सब है ये अपने तक ही रखना चाहते हैं। और क्योंकि वो ये चीज़ें और ये टेक्निक्स अपने तक ही रखना चाहते हैं और वो चाहते नहीं कि ये सीक्रेट्स या ये जो टेक्निक्स है गाने सिलेक्ट करने के बाहर आ जाए, तो इसीलिए उन्होंने ये चूज़ किया कि वो इस क्वेश्चन को आंसर ही ना करें और उन्हें टॉपिक चेंज करके कोई दूसरे टॉपिक पे बात करने लग गए। एक वीडियो है जेज़ी के साथ, दिस पार्टी गेटिंग हॉट, लुक इनटू मी इन दैट वीडियो, हाउ आई एम परफॉर्मिंग, दैट्स नॉट मी, दैट्स समबडी एल्स। तो यहाँ पे जब वो बोलते हैं लुक इनटू मी इन दैट वीडियो हाउ आई एम परफॉर्मिंग, तो यहाँ पे जब वो एग्जैक्टली बोलते हैं हाउ आई एम परफॉर्मिंग, तो आपको एक स्लो ब्लिंक दिखता है। तो स्लो ब्लिंक जो होता है हम दो रीजंस की वजह से करते हैं। जब हम कोई एक थॉट अपने अंदर रखना चाहते हैं या कोई थॉट जो है अपने दिमाग से या अपने अंदर से बाहर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो एक ऐसे टॉपिक या ऐसे गाने के बारे में बात कर रहे हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा प्राउड नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि वो एक शैतानी साउंड देता है ऐसे करके कुछ गाने, तो बहुत प्राउड नहीं है अपने इस पर्टिकुलर गाने से, दिस पार्टी गेटिंग हॉट। तो क्योंकि वो बहुत प्राउड नहीं है तो इसीलिए वो यहाँ पे एक स्लो ब्लिंक करते हैं ताकि वो इस पर्टिकुलर गाने को, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर गाने से प्राउड नहीं है तो चाहते हैं कि वो अपने से इस पर्टिकुलर गाने को दूर रखे, अपने को इससे एसोसिएट ना करे। इसके बाद जब वो बोलते भी है दैट्स नॉट मी, दैट्स समबडी एल्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि उनके आँख जो है काफ़ी देर तक ऐसे बंद रहते हैं और फिर खुलता है। सिंपली इसका मतलब ये है, वो ये कह भी रहे हैं कि दैट्स नॉट मी, मैं नहीं हूँ वो, मैं अपने आप को दूर रखना चाहता हूँ उससे, वो कोई और है, मैं हूँ ही नहीं वो, इसीलिए एक स्लो ब्लिंक दिखता है। तो बेसिकली यहाँ पे स्लो ब्लिंक का मतलब ये है कि वो आंखें बंद करके उस पर्टिकुलर थॉट को या उस पर्टिकुलर चीज़ को या उस पर्टिकुलर गाने को अपने से दूर रखना चाहते हैं। देखो पता क्या है, गलती इंसान नहीं करता, लिखी हुई होती है हमारी किस्मत में कि ये इंसान ये गलतियाँ करेगा। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा और उसको कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे हमें हनी सिंह के लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में पता चलता है। लोकस ऑफ कंट्रोल होता क्या है? देखिए, लोकस ऑफ कंट्रोल को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। बट ये दोनों चीज़ें होती क्या है? तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग वो होते हैं जिन्हें ये लगता है कि वो अपने ज़िंदगी के खुद कंट्रोल में, जबकि एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले इंसान को ये लगता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो उनके लाइफ को डिसाइड करता है या कंट्रोल करता है। और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, ये लोग हो सकते हैं, हमारी किस्मत हो सकती है या हमारा एनवायरनमेंट हो सकता है। बेसिकली हम अपने खुद के ज़िंदगी के कंट्रोल में नहीं है और एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है। इनको हम एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग कहते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दो लाइन सुनाऊंगा। आपको सिंपली ये दो लाइन सुन के ये बताना है कि कौन सा इंसान एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला है और कौन सा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला है। फर्स्ट लाइन, जिंदगी में जो भी गलत या खराब चीजें होती हैं उसमें किस्मत एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन, जिंदगी में जो भी गलत या खराब होता है वो इंसान के गलत कर्मों की वजह से होता है, यानी कि खराब कर्मा की वजह से होता है। इन दोनों लाइन में से एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल शो करता है और एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल शो करता है। और अगर आपने बोला कि फर्स्ट लाइन जो है वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो फर्स्ट लाइन जो है वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल शो करता है। तो यहाँ पे जो इंसान है वो किस्मत को जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर मानता है अपने जिंदगी को कंट्रोल करने में। यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि हनी सिंह जो है एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले इंसान है, क्योंकि यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि गलतियां जो होती हैं या हम जो गलतियां करते हैं वो उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि किस्मत रिस्पॉन्सिबल है। गलती इंसान नहीं करता, लिखी हुई होती है हमारी किस्मत में कि ये इंसान ये गलतियां करेगा। और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला इंसान जो है वो डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो कम सफ़र करता है। बट एक सेकेंड, हनी सिंह तो जस्ट अभी एक मेंटल हेल्थ इशू से बाहर आए, तो फिर वो कैसे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले इंसान है? तो ये बहुत सिंपल है। हनी सिंह जो है वो पहले एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले इंसान थे, और ये मैं नहीं कह रहा ऐसे ही, उन्होंने खुद ऐसा बोला है। मैंने तबला छोड़ दिया, मैंने दीन धर्म सब छोड़ दिया और मैं 13 साल की उम्र में एथिस्ट बन गया। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो एक एथिस्ट थे पहले, और अभी रिसेंटली जो है उनका भगवान में विश्वास जो है वापस आया। जो जर्नी है, जो बड़ी
अभी तो शुरू हुई है, अभी तो रियलाइजेशन हुई है 2018 में स्पिरिचुअल जर्नी की। एक एथिस्ट जो होता है वो एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला इंसान होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक एथिस्ट जो होता है उसको ये लगता है कि जो भी सब कुछ लाइफ में हो रहा है वो खुद ही उसके कंट्रोल में है, वो ही रेस्पॉन्सिबल है, कोई और रेस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि भगवान या गॉड एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए। उसको सिर्फ ये लगता है कि सब कुछ जो है, जो भी सब कुछ हम कर रहे हैं, सब कुछ हम ही रेस्पॉन्सिबल है, गलत हो चाहे सही हो। और ये देखा गया है कि जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होता है और बहुत ज़्यादा गॉड में मानता है वो एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला इंसान होता है। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो भी सब कुछ हो रहा है लाइफ में उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे लाइफ के लिए, जो कि भगवान है, गॉड है, जो रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसीलिए वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले इंसान होते हैं जनरली। और एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला इंसान जो होता है, रिसर्च से देखा गया है कि वो डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो सफ़र करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखता है कंपेयर टू एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले इंसान से। और क्योंकि वो एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले इंसान थे उस टाइम पे, इसीलिए उन्होंने मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं फेस करे हैं या वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र करें। और मेरे को ऐसा लगता है कि 2018-19 में जब ये कह रहे हैं कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी चालू हुई, तो क्योंकि तब वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले इंसान बने, तो इसीलिए वो इस मेंटल हेल्थ इशू से बाहर आ पाए। इनफैक्ट आप आगे भी देखोगे कि हनी सिंह एक ऐसी बात करते हैं जिससे हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि वो पहले एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले इंसान थे और वो एक एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ लोकस वाले इंसान नहीं थे। फाइनली मैं टूर पे गया 25,000 लोग थे। जब मैं स्टेज पे गया तो 25,000 में से 30,000 लोग शोर मचा रहे थे और सिर्फ 500 लोग बाहर मेरा पुतला साड़ रहे थे और मेरा पोस्टर लेके खड़े थे। वो 500 लोग मेरे को इतना इरिटेट कर गए ना और हर्ट कर गए। मैंने कहा यार मैं क्या ऐसा किया यार, ये तो इसको इतना ऐसा क्या इशू बना रहे किसी भी चीज़ को, कि मैंने क्या कल्चर ख़राब कर दिया। उस बीट पे मैंने बात लिखी 4 बोतल वोदका। और ये एग्जैक्टली शो करता है कि वो उस टाइम पे जब उन्होंने ये गाना 4 बोतल वोडका निकाला था, वो तब एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले इंसान थे। क्योंकि यहाँ पे जब उन्होंने ये बोला कि जो 500 लोग थे इनका पुतला बाहर साड़ रहे थे, तब इस चीज के लिए वो अपने आप को ही क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने आप को ही रेस्पॉन्सिबल ठहराने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए अपने आप को क्वेश्चन भी कर रहे थे, यार मैंने ऐसा क्या किया, मैंने कैसे कुछ खराब किया, मैं कैसे रेस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने कहा यार मैं क्या ऐसा किया यार, ये तो इसको इतना ऐसा क्या इशू बना रहे किसी भी चीज़ को, कि मैंने क्या कल्चर ख़राब कर दिया। और इसकी वजह से उन्होंने ये 4 बोतल वोडका वाला गाना निकाला और उनको बहुत गुस्सा आया इस पर्टिकुलर चीज़ से। और इससे ये पता चलता है वो एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले इंसान थे, क्योंकि वो हर एक चीज़ के लिए अपने आप को रेस्पॉन्सिबल ठहराने की कोशिश करते थे। जबकि एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला इंसान जो है वो इस पर्टिकुलर चीज़ को उन्हीं को ही ब्लेम कर देता, यानी कि वो उन 500 बंदों को ही गाली दे देता। वो बोलता कि यार ये 500 लोग क्या पागल वागल है, क्या कर रहे हैं लोग, ये तो कुछ पता नहीं क्या है, ये बहुत ही काम धाम नहीं, इनके पास मेरा पुतला साड़ रहे हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और आगे बढ़ जाता। जबकि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली ले ली और फिर उन्हें ये 4 बोतल वोडका वाला गाना निकाला। और क्योंकि एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला इंसान जो है वो हर चीज़ के लिए अपने आप को ही रेस्पॉन्सिबल ठहराता है, ठहराने की कोशिश करता है, इसकी वजह से उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देखा गया है सिंपली कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला इंसान डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ इश्यूज सफ़र करने के चांसेस ज़्यादा रखता है। आप जिस टूर की बात कर रहे हैं जिसमें शाहरुख खान का जिक्र आ रहा है, उसको लेके एक र्यूमर चलती है हाँ, कि उन्होंने उस ट्रिप के दौरान आपको थप्पड़ मारा। क्या शाहरुख खान ने हनी सिंह को थप्पड़ मारा? ये आप मेरी डॉक्यूमेंट्री में सुनेंगे, ये जवाब उसमें मिलेगा। ये मैं यहाँ नहीं बता सकता। अरे भाई साहब कुछ तो बताइए, हम लोग भी देखिए रिसर्च करके इतना सब लाव लश्कर लिए बैठे हैं। नहीं हाँ? ये उस डॉक्यूमेंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली इसका बिल मैं नेटफ्लिक्स को भेजूं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए आपकी डॉक्यूमेंट्री का हम प्रमोशन कर रहे हैं बिना पैसे के? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ बेसिकली उन्होंने भी कहा है कि काफ़ी चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, इंटरव्यूज़ में ना बताएं, तो हमारे माध्यम से लोग एक बारी देखें तो और अच्छा रहेगा, कनेक्ट रहेंगे लोग। प्यार से थपड़ाया होगा, सुधर जा, मतलब ही नहीं। तो यहाँ पे जब वो शाहरुख खान के साथ ये कंट्रोवर्सी वाली बात के बारे में बात करते हैं तो आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज के साइंस देख सकते हो। तो सबसे पहले जो है आप देख सकते हो कि उनका जो हाथ है वो ऐसे रब करने लगता है। इसको हम कहते हैं एक सेल्फ सूदिंग जेस्चर। जब हम कोई भी ऐसी मसाजिंग मूवमेंट या तो ऐसे टाइप का या ऐसे टाइप का कोई भी टाइप का मसाजिंग मूवमेंट जो है जब हम करते हैं तो वो हम तब करते हैं ताकि हम हमारे स्ट्रेस को कोप अप कर सके। जब हम स्ट्रेस में चले जाते हैं तब हम ताकि अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर सके, इसीलिए हम अपने आप को मसाज करने लगते हैं। हम ये सेल्फ सूदिंग जेस्चर्स करते हैं ताकि हम अपने आप को काम डाउन कर सके।
उसके बाद आप देख सकते हो वो इस क्वेश्चन को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो डायरेक्ट आंसर ही नहीं देते हैं इस क्वेश्चन का। वो इंस्टेड ये कहते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगा। तो अगर आप लॉजिकली सोचो, यहाँ पे इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी ऐसी भी बात करी है जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में कवर किया होगा। तो उस लॉजिक के हिसाब से हम सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं, बट उन्होंने स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे बोला है कि आप डॉक्यूमेंट्री में देखना। देखिए, डॉक्यूमेंट्री जो होता है वो बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शूट होता है। उसमें क्या चीज़ कैसे जाएगा या कैसे दिखाया जाएगा वो पूरे कंट्रोल में रहता है हनी सिंह के या उनकी टीम के। तो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट में होता है, जहाँ पे इंसान जो है प्रिपेयर्ड होता है कि उसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। जबकि एक इंटरव्यू जो है वो एक अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। हनी सिंह को खुद नहीं पता कि इंटरव्यूअर जो है वो क्या पूछने वाला है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये सारे बॉडी लैंग्वेज साइंस भी दिख रहे हैं, जैसे एक ये सेल्फ सूदिंग जेस्चर्स, और आगे भी मैं बताऊंगा और कौन से साइन है। तो और ये एक और साइन दिख रहा है कि उन्होंने ये क्वेश्चन जो है वो आंसर ही नहीं करा। इसके बाद आप एक और चीज़ देख सकते हो कि वो जो कैन है वो ऐसे सामने ले आते हैं। तो अगर आप देखते हो कोई कॉन्वर्सेशन करते वक्त भी कोई ऑब्जेक्ट बात करते वक्त ऐसे सामने ले आए, तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, वो एक बैरियर क्रिएट करना चाहता है, वो उस ऑब्जेक्ट को एज अ बैरियर यूज कर रहा है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है जो बैरियर की तरह यूज हो रहा है वो बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इंसान है वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो रहा है या स्ट्रेस में जा रहा है। बॉडी को ये लगता है कि आसपास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, या उसको थ्रेट फील हो रहा है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में जा रहा है, और जिसकी वजह से बॉडी ये सिग्नल करता है कि एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर लो या बैरियर ले आओ या कोई भी ऐसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सामने ले आओ। उसके बाद आप देख सकते हो कि उनका जो हाथ है वो ऐसे नेक पे चला जाता है। तो हैंड प्रोटेक्टिंग द नेक, तो बहुत सिंपल है, जब हाथ ऐसे नेक की तरफ आता है तो हम अपने नेक के रीजन को प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, हमारे बॉडी को ये एग्जैक्टली पता है कि हमारा जो नेक है ये बहुत ही सेंसिटिव रीजन है। यहाँ से अगर कट पड़े, डीप कट पड़े और यहाँ से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो ये एक डेथ का कारण भी बन सकता है, और ये हमारे बॉडी को एग्जैक्टली पता है। तो जब हमें कोई थ्रेट फील होता है या हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हमारा बॉडी स्ट्रेस में जाता है, तो उसको लगता है आसपास कोई थ्रेट है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी ये सिग्नल करता है कि हम अपने सेंसिटिव एरियाज को प्रोटेक्ट करें। इसीलिए जो उनका हाथ है वो ऐसे नेक के यहाँ पे आ जाता है और ऐसे ऐसे मसाज भी करने लगता है, जो कि एक सेल्फ सूदिंग जेस्चर है जो मैंने आपको पहले बताया था। तो इससे हमें क्लियरली ये पता चलता है कि हनी सिंह और शाहरुख खान के बीच में कोई ऐसी बात है जो वो बताना नहीं चाहते, अपने तक रखना चाहते हैं, और जो भी ये बात है वो कहीं ना कहीं इनको स्ट्रेस में डाल रहा है। मे बी शायद कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ हुई हो, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको थप्पड़ी मारा होगा, जो भी, ये सब नहीं बोल रहा मैं, कोई ऐसी चीज़ हुई हो, कोई नेगेटिव चीज़ ऐसी हुई हो जिसकी वजह से उनका बॉडी जो है स्ट्रेस में जा रहा है, जब वो इस टॉपिक के बारे में सोच भी रहे हैं या बात भी कर रहे हैं। इसीलिए आप देख सकते हो ये सारे सेल्फ सूदिंग जेस्चर्स, ये नेक, यहाँ पे नेक पे हाथ आना, ये बैरियर आना, और ये सारे साइंस आप देख सकते हो। और ये जो ये इन्फॉर्मेशन है ये अपने तक ही रखना चाहते हैं, इसीलिए वो इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं करते हैं। और वो क्या नेगेटिव चीज़ है ये तो नहीं पता, आप कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना अगर आपके पास कुछ है बताने लायक, बट मेरे को नहीं पता वो ऐसी क्या चीज़ है। बट यस, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ है जो उन दोनों के बीच में हुई है, जिसकी वजह से वो जब इस चीज़ के बारे में याद कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, उनका बॉडी जो है स्ट्रेस में जा रहा है। मम्मी पापा गुड़िया और शालिनी को मैंने एकदम छोड़ ही दिया था, वो चारों लोग घर में थे। भूल गया था उनको मैं। दौलत, शौहरत, नशा, औरत, ये सब में घुस गया था। बहुत ख़राब किया वो तभी कह रहा हूँ, स्पिरिचुअल थोड़ा ना था। तो यहाँ पे जब वो बोलते हैं दौलत, शौहरत और नशा, तो जब वो ये बात बोलते हैं आप देख सकते हो उनका ब्लिंक रेट जो है वो ऐसे इंक्रीज हो जाता है, उनके आईज जो है ऐसे फ्लटर करते हैं। इनफैक्ट आप तब भी देख सकते हो जब वो बोलते हैं इन सब में घुस गया था। तो बेसिकली हमारा ब्लिंक रेट है, हमारा आइज फ्लटर तब करता है जब हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में दिक्कत होती है। जब हमें हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में दिक्कत होती है तो हमारे आइज जो है वो फ्लटर होने लगते हैं, हमारा ब्लिंक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे वो जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो उन्होंने बहुत गलत करा है, और खुद उनको पता है कि उन्होंने काफ़ी गलत करा है। और उनका यहाँ पे ब्लिंक रेट इंक्रीज इसीलिए होता है क्योंकि ये जो गलत चीज़ है उनको इस पर्टिकुलर गलत चीज़ को अपने दिमाग में प्रोसेस करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो बोलते हैं बहुत ख़राब किया, एक स्लो ब्लिंक के साथ, और उनके जो आईब्रोज हैं ऐसे ऊपर हो जाते हैं, आईब्रो फ्लैश। तो यहाँ पे स्लो ब्लिंक के साथ एक आईब्रो फ्लैश देखने को मिलता है जब वो बोलते हैं बहुत ख़राब किया। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था, स्लो ब्लिंक जो है हम तब करते हैं जब हम कोई एक थॉट को अपने दिमाग से दूर रखना चाहते हैं या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को अपने से दूर रखना चाहते हैं।
तो ये इस पर्टिकुलर थॉट या इस पर्टिकुलर चीज़ को अपने से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ख़राब चीज़ की उन्होंने अपने लाइफ में, और वो इस चीज़ से अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहते, अपने को दूर रखना चाहते हैं इस चीज़ से, क्योंकि अब वो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान जो है बदल चुके हैं। तो इसीलिए ये थॉट जो है वो बस दिमाग से बस हटा के रखना चाहते हैं। और आईब्रोज को हम फ्लैश 2 रीजंस की वजह से करते हैं। जब हम कोई चीज़ पे एम्फेसिस डालते हैं और हम बताना चाहते हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तब हमारे आईब्रोज जो है ऐसे ऊपर हो जाते हैं, हम आईब्रोज को फ्लैश करते हैं। जो सेकंड रीजन है आईब्रोज फ्लैश करने का, वो उसको कहते हैं सोशल अप्रूवल। यानी कि हम चाहते हैं सामने वाला जो है हमारे से कनेक्ट कर पाए, हमारी बात को समझे। यानी कि जब हम ऐसे किसी को हेलो बोलते हैं तो हमारे आईब्रोज ऊपर हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम जब वो हेलो या हाई बोलते हैं, हम चाहते हैं सामने वाला जो है वो हमसे कनेक्ट करे, वो हमारे इस हाई या इस ग्रीटिंग को सामने से एक रेस्पॉन्स दे, या तो वो हाई बोले या हेलो बोले और हमारे इस ग्रीटिंग को वो समझे। बेसिकली वो ये चाहते हैं कि ऑडियंस ये बात समझे कि उन्हें इस बात का बहुत रिग्रेट है कि उन्होंने बहुत ख़राब किया, इसीलिए वो एक आईब्रो को फ्लैश करते हैं ताकि वो ये कनेक्ट बिठा सके, यानी कि सोशल अप्रूवल मिल सके। और वो बताना चाहते हैं कि वो एक बदले हुए इंसान है, एक बेटर ह्यूमन बीइंग है, और वो पहले जैसे नहीं है। वैसे ये बहुत सीखने लायक चीज़ है। उन्होंने एक ऐसी गलती को एक्सेप्ट करा, वो भी इतने सारे लोगों के सामने, ये बहुत बड़ी बात है। और जो लोग माफिया मुंडी का नाम लेते हैं वो कभी माफिया मुंडी में थे भी नहीं। कौन लोग नाम लेते हैं? मैं उनका नाम ही नहीं लेता। मैं ले लेता हूँ साहब, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, हमारा काम है सवाल पूछने का। क्या बादशाह थे माफिया मुंडीर में? नो नो। तो यहाँ पे जब हनी सिंह बोलते हैं जो लोग माफिया मुंडीर का नाम लेते हैं वो माफिया मुंडीर के पार्ट भी नहीं है। फिर इंटरव्यूअर बोलते हैं कौन लोग नाम लेते हैं, फिर हनी सिंह बोलते हैं कि मैं उनका नाम ही नहीं लेता। उसके बाद इंटरव्यू ने जब बोला कि मैं ही ले लेता हूं उनका नाम, यहाँ पे जैसे ही वो ये बात बोलते हैं उनके जो लेग्स है वो ऐसे ऑसिलेट करने लगते हैं, ऐसे शेक करने लगते हैं। देखिए वैसे तो लेग शेक या ऑसिलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप देखते हो कि कॉन्वर्सेशन के बीच में कि जो लेग्स हैं वो पहले नॉर्मल थे, अचानक बात करते करते उनके जो लेग्स हैं वो ऑसिलेट करने लगते हैं, शेक करने लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है उन्हें या तो बहुत इरिटेट करता है या फ्रस्ट्रेट करता है, या उनको इंटरेस्ट नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो उन्हें ये समझ आ गया कि वो बादशाह का नाम लेने वाले हैं, जिसकी वजह से उनका जो लेग है वो ऐसा ऑसिलेट करने लगता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि वो बादशाह वाले इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो बादशाह के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा बात करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये बादशाह वाला जो टॉपिक है इन्हें बहुत फ्रस्ट्रेट करता है, इरिटेट करता है, जिसकी वजह से इनका जो लेग है ये ऐसा ऑसिलेट करने लगता है। So he is not a talent which is picked up from the streets. He's from a big family. बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं। जब वो बोलते हैं ही इज फ्रॉम अ बिग फैमिली, तो आप स्लो ब्लिंक्स देख सकते हो, यानी कि वो इस पर्टिकुलर टॉपिक को अपने दिमाग से दूर रखना चाहते हैं कि बादशाह एक बहुत बड़े फैमिली से हैं। वो इस चीज़ को दूर रखना चाहते हैं क्योंकि दैट मीन्स कि बादशाह जो है वो माफिया मुंडीर के पार्ट नहीं है, वो अलग है। क्योंकि वो अलग है माफिया मुंडीर से, तो उनके स्लो ब्लिंक्स दिखते हैं जो इंडिकेट करता है कि ही वॉज नॉट पार्ट। वो अपने से दूर रखना चाहते हैं क्योंकि वो उस ग्रुप के जो है वो पार्ट ही नहीं थे। इस पर्टिकुलर चीज़ को वो अपने दिमाग से दूर रखना चाहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से बादशाह जो है वो कभी माफिया मुंडीर के पार्ट ही नहीं थे। उसने एक इंटरव्यू में बताया भी है कि हनी सिंह से मिले थे मेरे पापा, पैसे दिए थे उसको। तो यहाँ पे आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देख सकते हो। तो जब वो बोलते हैं पैसे दिए थे उसको, तब आप 3 चीज़ें होते हुए देख सकते हो। फर्स्ट, इनका जो ब्लिंक रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। सेकंड, लिप कंप्रेशन। थर्ड, एक लिप लिक। तो इन सब का मतलब क्या है मैं धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। तो इंक्रीज इन ब्लिंक रेट, हमारा ब्लिंक रेट तब इंक्रीज होता है जब हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में दिक्कत होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब हमारे ब्रेन को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में दिक्कत होती है, हमारा ब्लिंक रेट जो है वो बढ़ जाता है। जो सेकंड है लिप कंप्रेशन, हम लिप्स को कंप्रेस तब करते हैं जब हम कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है अपने पास रखना चाहते हैं। जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना चाहते हैं, अपने अंदर दबा के रखना चाहते हैं, तो हम एक तरह से अपने मुंह को ऐसे कंप्रेस करते हैं। तो हम मुंह को जब कंप्रेस करते हैं, ऐसे लिप्स को कंप्रेस करते हैं, तब हम अपने वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने अंदर तक रखना चाहते हैं और अपने मुंह को ऐसे हम बंद कर रहे हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो है अपने से बाहर ना आ जाए। और इसके साथ आप देख सकते हो एक लिप लिक। तो हम लिप्स को लिक तब करते हैं जब हमारे लिप्स जो है ड्राई हो जाते हैं। हमारे लिप्स तब ड्राई होते हैं जब हमारा बॉडी जो है स्ट्रेस में चला जाता है। जब हमारा बॉडी स्ट्रेस में जाता है तब हमारे लिप्स को जो है लिक करते हैं। अब मेरे पास ऐसा एक थियरी है कि इतने सारे साइंस क्यों आए। आप पहले ये क्लिप देखिए। पूरी एल्बम आपकी करेंगे? हाँ, मेरी एल्बम करेंगे, हनी का म्यूज़िक होगा। और वो एल्बम आई कभी? नहीं। क्यों? तो यहाँ पे बादशाह बोल रहे हैं कि उन्होंने पैसे दिए थे हनी सिंह को, और वो पैसे जो है हनी सिंह ने जो लिए थे उसके बावजूद जो उनका एल्बम है वो कभी रिलीज़ नहीं हुआ, या वो जो एल्बम है कभी बाहर नहीं आया। और मुझे ऐसा लगता है कि हनी सिंह जो है
वो इसी बात को सोच रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इस टाइम पे जब उन्होंने पैसे वाली टॉपिक पे बात चालू करी, वो इसी टॉपिक पे सोच रहे थे कि हनी सिंह ने मेरे को पैसे दिए थे लेकिन वो एल्बम बाहर नहीं आई, जिसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते करते उनका ब्लिंक रेट बढ़ गया। ये मे भी शायद वो ये भी सोच रहे थे कि अगर सामने से उनसे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन पूछते हैं कि एल्बम का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो वो क्या आंसर करेंगे, इसीलिए उनका ब्लिंक रेट जो है वो तेज़ हो गया। इसके साथ आप देख सकते हो लिप कंप्रेशन, यानी कि वो कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, बादशाह और हनी सिंह के इस एल्बम के बीच में कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जो अपने तक दबा के रखना चाहते हैं। मे बी शायद वो ये रीज़न दबा के रखना चाहते हैं कि वो एल्बम जो है बाहर क्यों नहीं आया, वो अपने तक ही रखना चाहते हैं। और थर्ड, लिप लिक, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो लिप्स हैं वो ड्राई हो जा रहे हैं और वो अपने लिप्स को ऐसे लिक कर रहे हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बेल आइकन दिख रहा होगा आपको, वो बेल आइकन दबा दो ताकि अगर मैं कभी भी नया वीडियो डालूं तो वो आप तक ज़रूर पहुंच सके।